मेरे ऊर्जावान मित्रों, देवर्षि जीएस रिसर्च की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। मित्रों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं कि हम सभी इस प्लेटफॉर्म पे वर्तमान में झारखंड को पढ़ रहे हैं और स्पेशल झारखंड के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों, आज सभी हम जानते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, कौन कौन से राजवंश यहाँ पे हुए थे और किस तरह से झारखंड राज्य में राज्य की अस्तित्व सामने आई थी। तो उसके साथ हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि चार प्रमुख राजाओं के राजवंश, जैसे झारखंड का मुंडा राज, यहाँ के झारखंड छोटा नागपुर का खास नागवंश, सेबूम का सिंह वंश इत्यादि राजाओं के बारे में आप सबों के बीच आज हम बताने जा रहे हैं। देखेंगे किस तरह से सुतियापहान नागखंड जो शुरुआती राज्य का अस्तित्व आया था, रीसा मुंडा जिन्होंने यहाँ पे राज्य की शुरुआत की थी, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। किस तरह से 21 परगनाओं में 7 खंडों में यहाँ पे बांटा गया था झारखंड को, तो किस तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश का उदय हुआ, फिर हमारा ये राजवंश कहाँ तक गया, इन सारी चीजों को अभी हम बोर्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी के आज हम जैसा कि देख रहे हैं कि क्षेत्रीय राजवंश यहाँ पे किस तरह के थे। तो यहाँ पे हम 4 क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले खंड में 2 क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और 2 क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में दूसरे खंड में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले खंड में हम कौन कौन से पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। तो झारखंड का मुंडा राज, जी हाँ, झारखंड का मुंडा राज और छोटा नागपुर का खास नागवंश, इन दोनों नागवंशों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे किस तरह से इन्होंने शासन किया था, कौन कौन से इसमें राजा आए, किस तरह से यहाँ पे राज्य के अस्तित्व की शुरुआत हुई। तो आइए हम देखते हैं कि झारखंड में मुंडा राज, मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। जी हाँ, मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले रीसा मुंडा का नाम आता है। सबसे पहले रीसा मुंडा का नाम आता है, जिन्होंने सुतियापहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इन्हीं के नाम से सर्वप्रथम यहाँ पे राज्य सुतिया नागखंड आया। तो देखते हैं, मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसे रीता मुंडा या रीसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रीसा मुंडा ने सर्वप्रथम सुतियापहान को, ये सब याद रखने की चीजें हैं, बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है। तो रीसा मुंडा ने सर्वप्रथम सुतियापहान को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया, जिसे सर्वप्रथम राज्य का नाम सुतिया नागखंड पड़ा। जी हाँ, सर्वप्रथम राज्य का नाम क्या पड़ा? सुतिया नागखंड। आप इसे नोट कीजिएगा। तो सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों एवं 21 परगनाओं में विभक्त किया गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा 7 गढ़ थे जिनमें सुतिया नागखंड को विभक्त किया गया था। तो पहला है लोहागढ़। लोहागढ़ को वर्तमान में हम लोहरदगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पालूनगढ़, जिसे पलामू के नाम से जानते हैं। और तीसरा है हजारीबाग, जिसे आप सब आज भी हजारीबाग के ही नाम से जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों सिंहगढ़, जिसे सेबूम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद है मानगढ़, जिसे मानभूम के नाम से जानते हैं। और फिर आपका है सुरभूमगढ़, जिसे सुरगुज्जा के नाम से जानते हैं। और केसलगढ़ को केसलगढ़ के ही नाम से जानते हैं। तो ये 7 गढ़ों को हम देखते हैं और उसके बाद मैं फिर आप लोगों को 21 परगनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप सभी इसे तब तक नोट करें। आप सभी ने जैसा कि देखा कि छोटा नागपुर का खास वंश, उसका अंतिम राजा जो है वो मदरा मुंडा था। जी हाँ, छोटा नागपुर का झारखंड का जो मुंडा राजा था, सॉरी दोस्तों, झारखंड का मुंडा राज का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। मदरा मुंडा के बाद जो है छोटा नागपुर में खास नागवंश का उदय होता है, जिसके पहले शासक का नाम फनी मुकुट राय है। फनी मुकुट राय के बारे में आइए हम सब जानते हैं। तो देखते हैं कि मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया और अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा एवं सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को 64 ईस्वी में राजा बनाया गया। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण पुत्री पार्वती का पुत्र था। इसमें कहानी है दोस्तों कि आपका फनी मुकुट राय जो थे वो पुंडरीक नाग जो नागवंशों से थे, और वो नाग अभी आप समझ रहे हैं जो सांपों का राजा जिन्हें हम बोलते हैं नाग, वो किसी तरह से मानव के रूप में आए हुए थे और वाराणसी में रहने लगे थे। तो वाराणसी में वो बहुत दिनों तक रहते हुए उनकी शादी किसी ब्राह्मण पुत्री से हो गई थी। और ब्राह्मण पुत्री से वहां से जब ये लोग जा रहे थे कहीं, तो सुतियांबे जो एक राज्य था आपका मदरा मुंडा के समय में हाँ, सुतियांबे एक स्थान था आपका झारखंड में। तो झारखंड में यहाँ पे इनकी क्या हुई कि प्रसव पीड़ा हुई और आपका जो है सो फनी मुकुट राय का जन्म हुआ। और फनी मुकुट राय के बाद आपका पुंडरीक नाग जो है सो वो अपने दूसरे स्थान पे चले गए और पार्वती की मौत हो गई। पार्वती की मौत होने के बाद मदरा मुंडा जो है सो फनी मुकुट राय का पालन पोषण करते हैं और उनको फिर जो है सो राजा बनाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया और अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा एवं सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को 64 ईस्वी में राजा बनाया गया। और फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण पुत्री पार्वती का पुत्र था। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिएगा। तो दोस्तों फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया
और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। जी हाँ, नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहा जाता है। और फनी मुकुट राय की राजधानी जो है सो 66 परगना में विभक्त था। जी हाँ, और उसके बाद अपनी राजधानी सुतियाम्बे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक बेहद खूबसूरत मंदिर था और प्रभावशाली मंदिर था। राज्य में इन्होंने गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। उसके बाद बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि आगे का अस्तित्व क्या हुआ फनी मुकुट राय के बारे में। फनी मुकुट राय के बारे में ये जानकारी आपको है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि फनी मुकुट राय क्षेत्रीय राजवंश में बहुत महत्वपूर्ण पर्सन थे। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको सवाल आएगा ही आएगा। तो आपको जितना हमने बता दिया उतना काफी आपके लिए। अगर उस चीज को आप अपने दिमाग में रख लेते हैं, उसे बार बार आप रिवीजन करते हैं, तो इससे ज्यादा फनी मुकुट राय के बारे में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आगे फिर और कौन कौन से प्रभावी राजा हुए उसके बारे में हम देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं भीमकर्ण के बारे में। भीमकर्ण जिसे 1095 से लेकर के 1185 तक के पीरियड में देखा गया है। तो भीमकर्ण प्रथम प्रतापी ऐसा शासक था जिसने कर्ण की उपाधि राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, प्रथम प्रतापी शासक था जिसने कर्ण के स्थान पे राय की उपाधि धारण की। जी हाँ, इससे पहले राय की उपाधि थी जिन्होंने कर्ण धारण किया। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं रक्सेल के राजा के साथ 12वां की लड़ाई लड़ी। रक्सेल के राजा के साथ 12वां की लड़ाई लड़ी और भीमकर्ण ने रक्सेल के राजा को पराजित किया। और इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। लड़ाई के बाद नागवंशियों के राज्य गढ़वाल तक विस्तारित हो गया और भीमकर्ण ने भीमसागर बांध का निर्माण कराया। जी हाँ, नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु अपनी राजधानी 1122 में चुटिया से खोखरा स्थानांतरित कर लिया गया था। नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण उस समय बहुत तेजी से बढ़ गए थे, जिसे बचने के लिए 1122 में अपनी राजधानी चुटिया से खोखरा स्थानांतरित कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं शिवदास कर्ण के बारे में। तो नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक शिवदास कर्ण था, जो 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की। उनके बाद इनकी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं थी। और देखते हैं नागवंशी राज्य में और कौन कौन से राजाओं की क्या उपलब्धि रही, बराबर से हम देखते चले जाएंगे, तब तक आप इसे नोट करते जाएं। एक मिनट जरा सा। राय के स्थान पर, सॉरी दोस्तों, राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। तो अब हम लोग देखते हैं प्रताप कर्ण के बारे में, जिनका ईस्वी है 1451 से लेकर के 1469 तक। लोधी वंश के समकालीन नागवंशी प्रतापी राजा प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण और विराट कर्ण हुए। ये 3 थे। प्रताप कर्ण के समय राजवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से ग्रसित था। जी हाँ, तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खोखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया। कहां की राजा? नागवंशी राज्य की राजधानी खोखरागढ़ को तमाड़ के राजा ने प्रताप कर्ण को हरा करके घेराबंदी करके और उन्हीं के किले में उनको बंदी बना दिया। प्रताप कर्ण ने इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खरवार के राजा बागदेव की मदद ली थी। और बागदेव ने किनको मारा था आप सभी कमेंट में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं बागदेव ने किनकी हत्या की थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों छत्र कर्ण को, जिनका ईस्वी है 1469 से लेकर के 1496 तक। तो लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा छत्र कर्ण लोधी वंश के समकालीन राजा थे। जी हाँ, इसने विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की। विष्णु की मूर्ति कहां स्थापित की थी? कोराम्बे में। इस मूर्ति से प्रभावित होकर वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा जा रहे थे लगभग 16वीं सदी के प्रारंभ में, तो झारखंड में रुके थे। और झारखंड में रुक करके काफी दिनों तक रुके थे चैतन्य महाप्रभु। और इन्होंने झारखंड में क्या किया था कि अनेक स्थानों पे आप सभी देखते होंगे कि गांव में लगभग एक ठाकुर बाड़ी होती है, और हर एक स्थान पे इन्होंने ठाकुर बाड़ी का लगभग प्रत्येक गांव में निर्माण किया था। और उसके साथ ही इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। जी हाँ, झारखंड में चैतन्य महाप्रभु वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी इसे नोट करते जा रहे होंगे, और अगर आप इसे नोट करते जा रहे हैं तो आपको फिर दूसरे स्थान से कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फ्री के लिए आप सब पूर्ण कॉन्फिडेंस रहिएगा कि आपको यहाँ से बेहतर तैयारी आपका पेपर 2 का कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप उसे नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल ये याद होता चला जाएगा। फिर एक भी प्रश्न आपका फ्री में नहीं छूटेगा। दूसरी चीजें दोस्तों, आप सभी आप जहां भी हैं जिस स्थान पे आप विशेष करके करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देंगे। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत सारी पत्रिका या तो मंथली मैगजीन आपके बाजार में उपलब्ध है, उनके माध्यम से भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसे दोस्तों नोट कर लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो अब हम देखते हैं रामशाह के बारे में। रामशाह जिसका ईस्वी है 1690 से लेकर के 1715 ईस्वी तक। तो मुगल शासक बहादुर प्रथम के समकालीन थे। जी हाँ, मुगल शासक बहादुर प्रथम के समकालीन थे। और उसके बाद आते हैं अदुनाथ शाह। इनके कुछ उस तरह के विचित्र कारनामे नहीं रहे, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है। और बाकी जिनके विचित्र कारनामे रहे वो तो मैं आप लोगों के सामने
रखता ही जा रहा हूं। यदुनाथ शाह जिनका ईस्वी 1715 से लेकर के 1724 ईस्वी तक फर्रुखसियर के समकालीन था। 1717 में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया। जी हाँ, 1717 में मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया भाई? यदुनाथ शाह ने। उसके आक्रमण के बाद यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए दोईसा से कहां ले गए? पालकोट स्थानांतरित कर लिया। जी हाँ, आक्रमण के बाद यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी सुरक्षित रखने हेतु दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे शिवनाथ शाह के बारे में। शिवनाथ शाह जो यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था और इनके काल को हम देखते हैं तो 1724 से लेकर के 1733 ईस्वी तक है। 1730 में फर्रुखदौला का आक्रमण हो जाता है इनके राज्य पे। इनके राज्य पे फर्रुखदौला का आक्रमण होने के बाद ये 12,000 रुपये मालगुजारी देना इन्होंने स्वीकार किया। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे राजा जो है यहाँ पे शासन किए और अब जो है शिवनाथ शाह, यदुनाथ शाह, इनके बाद हर किसी के उत्तराधिकारी आकर के यहाँ पे इसी तरह से राज्य करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखें झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, किस तरह से झारखंड में राज्य का अस्तित्व आया, अस्तित्व आने के बाद किस तरह से यहाँ पे ऋषा मुंडा ने राज्य का स्थापना किया। राज्य का स्थापना के बाद सुतियाम्बे यहाँ पे पहली जो है सो राज्य की राजधानी बनी और उसके बाद परस्पर आपके सामने हम रखते चले गए। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपके बीच प्रत्येक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए काम करेगा और मतलब यह एक क्रीम का काम करेगा। दोस्तों यहाँ से आपकी एक अच्छी बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी और इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और 2 से 3 बार देखने के बाद आपको बहुत चीजें जो है सो दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें और आप जिस तरह से अभी हमें प्यार दे रहे हैं, आपके कमेंट के माध्यम से प्यार दिखाई पड़ता है, तो उसी तरह से आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और हमारे अंदर भी ऊर्जा आपके प्यार से संचालित होती है, आपके कमेंट से संचालित होती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली परिवार तक भी इस चैनल को पहुंचाने का कोशिश करें, अधिक दोस्तों तक ले जाने की कोशिश करें और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। तो दोस्तों फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आप लोगों के साथ इसी के खंड 2 का चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे